Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to discuss in different protozoa the topic of malaria. Uh, you know that malarial parasite is one of the kind of protozoa. तो ये जो प्रोटोजोन डिजीज़ हैं उसमें मलेरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. Now let us start. Malaria has been a major disease of humankind for thousands of years. यानी ये कोई नई डिजीज़ नहीं है. मलेरियल पैरासाइटिक इन्फेक्शन और प्रोटोजोन इन्फेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड डिजीज़ है ह्यूमन बीइंग की. डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट, मलेरिया इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शस डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन. अब एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट क्लासेस की अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन्फेक्शन जो है वो दुनिया भर से एरेडिकेट नहीं हुआ और अभी भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शस डिजीज़ इन ह्यूमन इंडिविजुअल्स की अभी भी एग्जिस्ट करती है. प्रोटोजोआ ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया. अच्छा, प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम है, जीनस प्लाज्मोडियम है, वो जो है ये मलेरिया कॉज करती हैं. एंड 4 स्पीशीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ इन ह्यूमन. और इसमें प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करती हैं, मलेरियल इन्फेक्शन कॉज करती हैं. इसमें है फर्स्ट इज़ द प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया. तो ये 4 जो है वो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन में यानी इंसानों में मलेरियल इन्फेक्शन कॉज करती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी और होती हैं, लेकिन जो इंसानों में कॉज नहीं करती बल्कि दूसरे एनिमल्स में मलेरियल इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जिसका भी आके थोड़ा सा तस्करा आएगा. अच्छा, इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे अगर हम बात करें, दे अकाउंट फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस, ऑल्दो पी फैल्सीपैरम कॉजेज द मोस्ट सीवियर डिजीजेस. अब इन चारों टाइप में हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिजीज़ किससे होती हैं, यानी मलेरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर जो होते हैं वो इसकी जो स्पीशीज़ वाइवेक्स है उससे और फैल्सीपैरम से होते हैं. और इन दोनों में जो ज़्यादा सीरियस मलेरियल डिजीज़ होती है वो फैल्सीपैरम होती है. उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा सीवियर और सीरियस इसलिए है क्योंकि ये सेरेब्रल मलेरिया करती है, यानी ये इसका ये जो मलेरिया जो हम कहते हैं दिमाग पे मलेरिया चढ़ गया, तो ये मलेरिया जो है वो सेरेब्रल मलेरिया यानी इसके जो प्लाज्मोडियम है वो ब्रेन तक पहुँच जाते हैं. इसके अलावा अदर स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडिया इन्फेक्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड अदर मैमल्स. तो जैसे हमने बात की थी कि इन 4 स्पीशीज़ के अलावा भी और स्पीशीज़ हैं जो कि प्लाज्मोडियल इन्फेक्शन यानी प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन और प्रोटोजोन इन्फेक्शन रेप्टाइल्स को यानी लाइक जो इंसेक्ट्स हैं और जितने जो रेंगने वाले जानवर हैं वो बर्ड्स और कुछ और मैमल्स को इन्फेक्ट करती हैं. अच्छा, मलेरिया इज़ स्प्रेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो of the genus Anopheles, but transmission by inoculation of infected blood and through congenital route is also seen. जो मलेरिया ज़्यादातर इंसानों में स्प्रेड करता है यानी जो इंसानों को इन्फेक्ट करता है वो बिकॉज ऑफ बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो जो एनोफ्लीस जीनस की है, इसका नाम एडीज इजिप्टिका है, जो ये इन्फेक्शन कॉज करती है. यानी अगर इसकी बाइट से ये जो है वो मलेरियल पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाते हैं. वो होता है ऐसे है कि जो ये जो मॉस्किटो है इसके सलाइवा में मलेरियल पैरासाइट मौजूद होते हैं. फिर ये मलेरियल जैसे वो जो मॉस्किटो बाइट करता है तो अपना सलाइवा जो है वो ह्यूमन इंडिविजुअल को वहाँ पे जहाँ से बाइट कर रहा है वहाँ पर एंटर कर देता है और सलाइवा में क्योंकि ये मलेरियल पैरासाइट मौजूद होगा तो वो भी ह्यूमन इंडिविजुअल में इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा. इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी को मलेरियल पैरासाइटिक इन्फेक्शन था और उसका ब्लड जो है किसी ऐसे इंडिविजुअल को लगा दिया गया यानी ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया जिसको मलेरिया नहीं था, तो उसमें भी यानी कंटामिनेटेड ब्लड से भी जा सकता है. इसके अलावा कंजेनाइटल रूट भी है यानी मदर टू न्यूबॉर्न भी ट्रांसफ़र हो सकता है, बाय बर्थ भी ये हो सकता है ट्रांसफ़र. अच्छा, ये मॉस्किटोज़ जो हैं ये क्या हैं? दीज मॉस्किटोज़ फीड एट नाइट एंड देयर ब्रीडिंग साइट्स आर प्राइमरीली इन रूरल एरियाज़, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सेवरेज सिस्टम अच्छा नहीं होता और वाटर जो होता है वो कंटामिनेटेड होता है और वहाँ पर जो है वो वाटर जो होता है किसी एक जगह रुका हुआ होता है यानी फ़्लो नहीं कर रहा होता. जैसे पॉन्ड्स होते हैं, झील होती हैं, तालाब होते हैं,
तो वहाँ पर जो है ये मॉस्किटो जो होते हैं वो नाइट में जो है वो इनकी ग्रोथ बहुत ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से होती है इन रूरल एरियाज़ में, और उसके बाद फिर ये जब अगर बाइट करते हैं तो इस तरह से फिर ये अपनी जो मलेरियल पैरासाइट की मॉस्किटो इंसानों में यानी ह्यूमन इंडिविजुअल में ट्रांसमिट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें डिज़ीज़ क्या है, मलेरियल पैरासाइटिक डिजीज़ क्या है, यानी इसमें क्या क्या कैसे होगी, क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, और इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज़ फीवर, ऑल्दो चिल्स, हेडेक, माइल्जिया एंड नोजिया आर फ्रीक्वेंटली सीन। तो ज़्यादातर जो कॉमन सिम्टम है मलेरिया की उसमें फ़ीवर होगा यानी बुखार आएगा, चिल्स यानी शिवरिंग होगी, सर्दी लगेगी, हेडेक होगा, माइल्जिया मस्कुलर पेन होगा और नोजिया होगा, ये फ्रीक्वेंट सिम्टम्स होती है। लेकिन अदर सिम्टम्स सच एज वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड कफ ओकेजनली अपीयर, यानी कुछ ही किसी इंडिविजुअल में ये बाकी सिम्टम्स यानी वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और कफ भी अपीयर होगी। इन ऑल टाइप्स ऑफ मलेरिया द पीरियोडिक फेब्राइल रिस्पॉन्स यानी फेब्राइल रिस्पॉन्स यानी फीवर इज़ कॉज बाय रप्चर ऑफ मैच्योर शीजोन्स, यानी जो शीजोन्स होंगे इनकी जो लाइफ साइकिल का एक पार्ट होता है शीजोन्स, वो जब मैच्योर हो जाएंगे तो वो जब आरबीसीज में एंटर होंगे यानी लिवर से बाहर आएंगे तो फिर वो ये फीवर जो होगा ये उस वक्त शूट करेगा यानी हाई ग्रेड फीवर होगा। इट इज़ वन ऑफ द सेल फॉर्म अराइजिंग एज ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, जैसे मैं बताया कि शीजोन्स जो होते हैं इसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट होते हैं, तो शीजोन सेल्स होते हैं। इसी वजह से कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती हैं वो शीजोंटिसाइड्स होती हैं यानी वो शीजोन्स किलर होती हैं, तो वो इस तरह से लाइफ साइकिल के इस स्टेज पे इसको पैरासाइट को किल कर देते हैं ताकि मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाए और फिर ये इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। एनीवे आगे चलते हैं। इन पी वाइवेक्स यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया फीवर अकर एवरी 48 आवर्स, यानी पीरियोडिक फीवर इस तरह से होगा, एवरी 48 आवर के बाद हाई ग्रेड फीवर होगा वही चिल्स और शिवरिंग के साथ। वेयर एज एन प्लाज्मोडियम मलेरिया मैचुरेशन अकर एवरी 72 आवर, यानी हर 72 आवर के बाद ये मैचुरेशन होगी सीजोन्स की, तो फिर हर 72 आवर के बाद जो होगा वो इनफैक्ट हाई ग्रेड फीवर होगा। इसके बरक्स अगर हम फेल्सीपैरम को देखें तो इन फेल्सीपैरम मलेरिया फीवर में अकर एवरी 48 आवर बट इज़ यूजुअली इरेगुलर शोइंग नो डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी। वैसे तो ज़्यादातर ये फेल्सीपैरम से भी एवरी 48 आवर आता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा इरेगुलर पैटर्न है, 48 आवर से पहले भी आ सकता है और 48 आवर के बाद भी आ सकता है, तो इस तरह की कोई ये 48 आवर की कोई फिक्स पीरियोडिसिटी इसकी नहीं है। इफ़ द डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज़ मिस्ड और डिलेड, यानी दो सूरतें हैं कि अगर इसका डायग्नोसिस सही टाइम पे नहीं हुआ या डिले कर दिया गया, स्पेशली विथ प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, पोटेंशियली फेटल कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में डेवलप, और तो इसके नतीजे में ये होगा कि ये फेटल हो जाएगा यानी जानलेवा साबित हो सकता है। और फेल्सीपैरम का तो जैसे मैंने बताया कि ये सेरेब्रल मलेरिया है, तो यानी ये ब्रेन को भी इन्फेक्टेड करता है, मैनेंजिस को भी इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सीरियस है और इसी वजह से इसकी फेटेलिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो दूसरे मलेरिया से भी फेटेलिटी हो सकती है, लेकिन इसकी फेटेलिटी ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस मलेरिया की क्या है? सेरेब्रल मलेरिया जो कि यही पी फेल्सीपैरम से हो रहा है। इसके अलावा सीवियर एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एनीमिया इसलिए होता है कि इसकी जो ह्यूमन बॉडी में लाइफ साइकिल है वो दो बॉडी पार्ट्स में होती है, एक लिवर में और दूसरी रेड ब्लड सेल्स में। तो जब ये रेड ब्लड सेल्स में जाता है तो रेड ब्लड सेल्स में जब ये पहुंचता है तो दो तरह से रेड ब्लड सेल्स का रप्चर होता है। एक तो इस तरह से कि रेड ब्लड सेल्स में ये मैच्योर होके रेड ब्लड सेल्स को खुद ही रप्चर कर देते हैं, यानी जब मलेरियल पैरासाइट्स रेड ब्लड सेल की साइकिल में जाएगा तो फिर वहाँ पे जाके मैच्योर होके आरबीसीज का रप्चर कर देगा यानी हीमोलिसिस करेगा। दूसरे जो इम्यून सिस्टम होगा
वो भी उसके जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी जब फाइंड आउट करेंगे कि ये आरबीसीज हैं, इनके अंदर मलेरियल पैरासाइट मौजूद है, तो उनको किल करने के लिए वो आरबीसी को भी किल कर देंगे। तो आरबीसी भी किल हो जाएगा और उस तरह से CD8 लिम्फोसाइट्स जो कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे आरबीसी भी डैमेज होगा और मलेरियल पैरासाइट भी किल हो जाएगा। तो उससे भी जो होगा आरबीसीज की बड़ी क्वांटिटी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। और डेफिनेटली जब हीमोलिसिस होगा यानी आरबीसीज डैमेज होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा और एनीमिया होगा। अब ये एनीमिया जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उन पेशेंट्स के लिए जैसे एल्डरली पेशेंट्स, कार्डियक पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी जिनको हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है पहले से कि उनको हार्ट को ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, तो अब एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया की वजह से ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फिर हार्ट को जब ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये भी इस तरह से एनीमिया किसी भी पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकता है इस सूरत में। तो इस वजह से जो है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, डिजीज़ के बाद हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या है। प्लाज्मोडियम हैव ए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, जैसा कि फिगर 6.1 जो कि अभी हम देखेंगे उसमें मौजूद है, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड 2 होस्ट। ये 2 होस्ट इसके कौन है, एक मॉस्किटो है और एक ह्यूमन बीइंग है। द ह्यूमन इन्फेक्टिव स्टेज कंप्राइजेज द स्पोरोजॉइड्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 7 माइक्रोमीटर, यानी ह्यूमन स्टेज में जो ये जब एंटर होते हैं बॉडी में तो ये स्पोरोजॉइड की फॉर्म में एंटर होते हैं और इनका साइज 1 into 7 माइक्रोमीटर होता है, विच आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द मिड गट ऑफ द एनोफिलीन मॉस्किटो एंड माइग्रेट टू इट्स सलाइवरी ग्लैंड। यानी जो स्पोरोजॉइड्स कहाँ बन रहे हैं, गट और मिड गट ऑफ द मॉस्किटो, यानी गट ऑफ द मॉस्किटो में बन रहे हैं और उसके बाद ये बनने के बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, अब लाजिम बात है कि सलाइवरी ग्लैंड में आ गया तो व्हेन एन इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन ह्यूमन, और फिर अब ये जिसके सलाइवा में ये स्पोरोजॉइट मलेरिया के मौजूद हैं, जब वो बाइट करेगा ह्यूमन बीइंग को तो स्पोरोजॉइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो वो जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो ह्यूमन ब्लड में एंटर हो जाएंगे, इंजेक्ट हो जाएंगे एंड आर थॉट टू एंटर लिवर पेरेन्काइमल सेल्स विद इन 13 मिनट्स ऑफ इनोकुलेशन। और ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के, पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर आ जाएंगी और अपनी लाइफ साइकिल फिर रिमेनिंग लाइफ साइकिल का जो पार्ट है वो अब यहाँ पर ह्यूमन में जो फर्स्ट पार्ट है बल्कि कह लीजिए वो लिवर सेल्स में गुजारेंगे। इन दीज सेल्स द पैरासाइट्स डिफरेंशिएटेड इनटू ए स्फेरिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड शीजोन्स। अच्छा, अब ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं जब ये लिवर सेल्स में आएंगे तो फिर ये अपनी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें चेंज लाएंगे, स्फेरिकल शेप होंगे और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, यानी इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होंगे और इनको हम कहेंगे शीजोन्स, विच में कंटेन 2000 to 40,000 यूनिन्यूक्लिएट मेरोजाइट्स। और इन शीजोन्स में अगर न्यूक्लियस एक है तो उनकी तादाद 2000 से 40,000 के दरमियान हो सकती है और फिर उनको शीजोन्स नहीं कहेंगे बल्कि मेरोजाइड्स कहेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टर्म्ड एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी। अब क्योंकि इसमें शीजोन्स बन रहे हैं तो इसको इसलिए शीजोगोनी स्टेज कह रहे हैं। एक्सोएरिथ्रोसाइट इसलिए कह रहे हैं कि ये लेवर में बन रहा है, अभी एक्सो यानी आउटसाइड द आरबीसीज, क्योंकि अभी ये आरबीसीज के अंदर नहीं है, इस वजह से इसको एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल या एक्सोएरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी भी कहा जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से शीजोगोनी का लिवर सेल्स के अंदर होता है। दिस एक्सोएरिथ्रोसाइटिक फेज यूजुअली टेक्स प्लेस 5 and 21 days। तो यानी 5 से 21 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा जिस दौरान कोई साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया की प्रोड्यूस उस इंडिविजुअल को नहीं होंगी जिसको ये इन्फेक्शन हुआ होगा। डिपेंडिंग ऑन द स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कुछ स्पीशीज़ 5 दिन के बाद साइन एंड सिम्टम अपीयर करेंगी और कुछ 21 दिन तक जा सकती हैं। इन P. vivax and P. ovale the maturation of शीजोन्स may be delayed for up to 1 to 2 year। तो वाइवेक्स और ओवेल में ये स्टेज 1 से 2 साल तक की भी, यानी ये स्टेज जिस एसिम्प्टोमेटिक पीरियड इतना लेंदी भी हो सकता है जो कि 1 to 2 year पर भी कंप्राइज कर सकता है।
दीज क्वाइसेंट पैरासाइट्स आर कॉल्ड हिप्नोजोइड्स, यानी ये जो क्वाइसेंट पीरियड है जिसमें ये क्वाइट है, कोई साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इस वक्त इन शीजोन्स को हम हिप्नोजोइड्स भी कह सकते हैं। हिप्नो का मतलब वैसे भी होता है हिप्नोटिक से निकला है, यानी सो जाना, पार्शली सो जाना। क्लिनिकल इलनेस यानी साइन एंड सिम्टम्स की बात हो रही है कि कब आएंगे। क्लिनिकल इलनेस इज कॉज बाय द इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ द पैरासाइट लाइफ साइकिल, यानी जब ये लिवर से बाहर निकलेंगे और अपनी आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स की साइकिल पर आएंगे, स्टेज पर आएंगे, तब इसकी क्लिनिकल इलनेस यानी जो डिजीज़ होगी वो इसकी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। नो डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद स्पोरोजोइड्स, यानी जब स्पोरोजोइड्स बॉडी में एंटर हुए थे और वो लिवर में गए थे, यानी वही जो स्पोरोजोइड्स तो मॉस्किटो में बने थे ना, तो जब वो एंटर हुए थे तो उस वक्त तक कोई डिजीज़ ये कॉज नहीं कर रहे थे। द डेवलपिंग लिवर स्टेज ऑफ द पैरासाइट, द मीरोजाइट्स रिलीज फ्रॉम द लिवर और गैमेटोसाइट्स, यानी गैमेटोसाइट और मीरोजॉइट्स की फॉर्म में जब ये लिवर से निकलते हैं और फिर जब ये आरबीसी में आते हैं तो उस वक्त क्लिनिकल इलनेस स्टार्ट हो जाती हैं, यानी सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर ड्यू टू द रप्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स व्हेन एरिथ्रोसाइटिक शीजोन्स मैच्योर, यानी जब ये शीजोन्स मैच्योर होंगे एरिथ्रोसाइट्स के अंदर तो फिर जो होंगे वो आरबीसीज जो होंगे रप्चर होंगे और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस रिलीज ऑफ पैरासाइट मटेरियल ट्रिगर ए होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स विच इन टर्न इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स एंड अदर सेल्यूलर प्रोडक्ट्स। तो जब ये मटेरियल जो है वो रिलीज़ होंगे पैरासाइट्स के एरिथ्रोसाइट्स में से, तो इम्यून रिस्पॉन्स फर्दर एक्टिवेट होगा, जिससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज़ होंगे जिसमें साइटोकाइंस हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स हैं और दूसरे सेल्यूलर प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और उस वक्त दरअसल हाई ग्रेड फीवर, शिवरिंग और चिल्स होंगे और हेडेक, बॉडी एक, माइल्जिया ये प्रोड्यूस होंगे। These pro-inflammatory molecules play a prominent role in pathogenesis, यही जो इन्फ्लेमेटरी रोल जो मेडिएटर्स रिलीज होंगे तो ये इन्फ्लेमेशन और पैथोजेनेसिस पे अपना रोल प्ले करेंगे एंड आर प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, चिल्स, स्वेट, वीकनेस एंड अदर सिस्टमिक सिम्टम एसोसिएटेड विद मलेरिया, यानी फीवर, चिल्स, स्वेट, वीकनेस के अलावा दूसरी सिस्टमिक सिम्टम्स जिसमें हेडेक और माइल्जिया है और वोमिटिंग, नोजिया ये प्रोड्यूस करेंगे। इन पी फैल्सीपैरम मलेरिया infected erythrocyte adhere to the endothelium of capillaries and post capillary venules, जबकि फैल्सीपैरम मलेरिया के जो सेल्स हैं यानी प्रोटोजोआ हैं वो एरिथ्रोसाइट्स की जो एडियर टू द एंडोथीलियम ऑफ इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट एडियर टू द, यानी वो एरिथ्रोसाइट जिनके अंदर ये पी फैल्सीपैरम होगा वो एडियर करेंगे ब्लड कैपिलरीज में, यानी उनकी साइड्स पर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन एंड लोकलाइज्ड एनॉक्सिया, यानी जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी और वहाँ पर जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी भी होगी और एनॉक्सिया होगा। अब सोचें कि ये एनॉक्सिया अगर ब्रेन को होगा तो ब्रेन में यानी ब्रेन की माइक्रो सर्कुलेशन में अगर ये इस तरह से अडेयर हो जाएंगे तो ब्रेन को सही ब्लड नहीं जाएगा और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी, और अगर कोरोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा तो जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट को ब्लड सही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। इसके अलावा द पैथोजेनेसिस ऑफ एनीमिया इन्वॉल्व हीमोलिसिस, जैसे मैंने बताया था कि ये पैरासाइट्स मैच्योर होकर आरबीसी का रप्चर करते हैं यानी हेमोलिसिस, और फैगोसाइटोसिस ऑफ पैरासाइटाइज एरिथ्रोसाइट्स यानी और फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है लिम्फोसाइट से इसका यानी इम्यून सेल से, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट्स डैमेज होंगे। और इसके अलावा जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है उस वक्त यानी नए आरबीसीज बनने का प्रोसेस भी उस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो होगा वो अंडर डिजीज़ कंडीशन है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि बहुत वीकनेस है। Now this is a diagram, figure 6.1 is showing. Now this is mosquito site, this is mosquito stage and this is human liver stage और फिर ये erythrocytic cycle। तो अगर ये देखा जाए तो ये मैक्रोफेज एक्सफोलिएटेड ये मॉस्किटो में मौजूद हैं, इसकी गट में, गट से ये निकल के आए, ऊसिस्ट बने और फिर ये ऊसिस्ट जो है वो मॉस्किटो में स्पोरोजॉइड बन के उसके सलाइवा में आ गए। उसके बाद उसने ये ह्यूमन को इन्फेक्ट किया यानी बाइट किया,
बाइट करने के बाद फिर ये लिवर में आए, लिवर सेल्स में आने के बाद ये इस तरह से ह्यूमन लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई हुए और ये कन्वर्ट हो गए शीज़ोन्स में। शीज़ोन्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये रिलीज़ हुए, रिलीज़ होने के बाद ये आरबीसीज़ यानी ह्यूमन ब्लड स्टेजेस आरबीसीज़ के अंदर आए और फिर इस तरह से आरबीसी में ये चल रहे हैं और यही आरबीसी का लिसिस हुआ और फिर आरबीसी के लिसिस या उससे रिलीज़ हो रहे हैं और इस तरह से फिर ये लिसिस के साथ जो है ये पूरी लाइफ साइकिल इसकी चल रही है और इन्फेक्शन इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। तो अगर हम इसको यहाँ पर ये जो शीज़ोन्स है, शीज़ोन्टिसाइड्स यानी इसको किल कर दें तो आरबीसी इन्फेक्टेड नहीं होगा और फिर आरबीसी लिसिस नहीं होगा, यानी शीज़ोन्स आरबीसी में नहीं जाएंगे और फिर वो डैमेज नहीं होगा और उसकी वजह से जो है फिर वो इन्फेक्शन की साइकिल को हम स्टॉप कर सकते होंगे। तो ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। अच्छा, ये डायग्राम दी गई है फिगर 6.2a। मैच्योर शीज़ोन्स ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम विवेक्स शीज़ोन्स आर लार्ज, हैव 12 to 24 मेरोजॉइड्स उसमें होंगे एंड मे फिल द रेड ब्लड सेल्स, रेड आरबीसीज़ के अंदर एंटर होंगे। RBCs are enlarged 1.5 to 2 times and may be distorted. Under optimal condition, Schiffner's dot may be seen. तो ये RBCs नॉर्मल RBCs हैं और ये वो RBCs हैं जिनके अंदर इस प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के शीज़ोन्स मौजूद हैं। तो ये जो है पिक्चर हमें बता रही है ये इन्फेक्टेड RBC है। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो होगा यहाँ पर मौजूद होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स। इसके बाद जो पैरासाइट है वो ट्रिप्नोसोमाटाइड्स, बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।